हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज थंबनेल से आपको देखकर पता चल गया होगा कि आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का महामैराथन क्लास होने वाला है। और इसमें कंप्लीट बायोलॉजी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना बायोलॉजी के, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं और सभी 6 चैप्टर का एकदम निचोड़ क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें आपका 300 प्लस क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? 300 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि VVI इस क्वेश्चन देखने के बाद, इस वीडियो करने के बाद आपका बायोलॉजी कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल यानी कि कुमार एकेडमी पर ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का भंडारा चलते रहेगा। तो भंडारा का लाभ उठाइए। और ये हो जाएगा क्लास 10th बिहार बोर्ड का है। क्या है? बिहार बोर्ड क्लास 10th। और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं विज्ञान, और विज्ञान का ये पहला भाग है बायोलॉजी। क्योंकि इस वीडियो में आपको गर्दा उड़ा देंगे, यानी कि क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाएंगे। सॉरी, आपको गर्दा नहीं उड़ाएंगे, क्वेश्चनों का गर्दा उड़ने वाला है, क्वेश्चनों का बारात आने वाला है और क्वेश्चनों का धमाल होने वाला है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन का पढ़ना है, कौन सा बुक का टॉपिक है, वो देख लेते हैं। पहला आपको पढ़ना है जैव परिक्रम। क्या है? जैव परिक्रम पहला टॉपिक है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, ये दूसरा है। तीसरा है जीव जनन कैसे करते हैं। चौथा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, और पांचवा है हमारा पर्यावरण, और छठा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का धज्जिया उड़ेगा भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा मजा नहीं आएगा। तो कोई भी काम को करना है तो दिल से कीजिए और शुरू से अंत तक कीजिए। समझ आ गया? तो चलिए, पहला टॉपिक का जो है, पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा। पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक कहाँ चला गया? 1 मिनट। ये रहा पहला टॉपिक आपका जैव प्रकरण। क्या है? जैव प्रकरण। अब यहाँ से क्वेश्चन का सिलसिला चालू होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित, ये क्यों भाग रहा है? हाँ, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? कौन सी पौधे हैं? आम है, होड्रीला है, नागफली है, कनेर है। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें जो अगर हम बात करेंगे कि कौन सी पौधे में रंग उपस्थित होता है, तो ये होता है हाइड्रीला होता है। क्या होता है? हाइड्रीला, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन 300 प्लस है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सपेंड थोड़ा कम करेंगे और इसको क्वेश्चन का हम सोल्यूशन ज्यादा करेंगे, जल्दी फास्ट में। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुद्दे का आकार होता है। मानव गुद्दे का जो आकार होता है, ये किस आकार का होता है? तो गुद्दा मतलब जानते हैं ना, जो किडनी होता है, किडनी को गुद्दा कहा जाता है। किडनी। तो किडनी का जो आकार होता है किस कलर का होता है, मतलब किस आकार का होता है? क्या गोलाकार होता है? जी बिल्कुल नहीं। आयताकार होता है? तो होता ही नहीं है। ये सेम के बीच के आकार का होता है। क्या होता है? सेम के बीच का जो अब आकार होता है ना, उसी तरह से आपका किडनी का आकार होता है। इसीलिए अगर जैसे कि बीन्स हम जानते हैं ना, बीन्स, राजमा, राजमा जान लीजिए ना, राजमा, बीन्स, अगर ये सब चीज़ अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो मेरा किडनी स्वस्थ रहता है, क्योंकि किडनी का आकार का होता है और इसीलिए हमें विटामिन और भरपूर मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ना तो पक्षी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हीमोग्लोबिन अगर आपके पास नहीं है, खून की जो मात्रा होता है अगर कम है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग फैलता है। उस रोग का नाम क्या है? तो उस रोग का नाम है एनीमिया। क्या है? एनीमिया। अच्छा, डायबिटीज, इसी को डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज। इसको डायबिटीज बोला जाता है, नहीं मधुमेह को। और ये ना चीनी खाने से, मीठा खाने से ज़्यादा फैलता है। ज़्यादा मीठा से बचे रहिए, नहीं तो डायबिटीज का जब शिकार होगा तो बहुत आपका उम्र बहुत कठिन से गुजरेगा, इसलिए डायबिटीज नहीं होने दीजिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई है? माइक्रोग्राफी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम बात करेंगे, लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट हुक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो अभी क्लास शुरू हुआ है और क्लास दमदार क्लास होते रहेगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के बाद से शेयर कर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे क्या है? पौधे और पशु की कोशिकाओं का वैज्ञानिक कहलाता है। मतलब पौधे हो और पशु का जो कोशिका होता है उसका वैज्ञानिक क्या कहलाता है? तो उसको वैज्ञानिक कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव हृदय घिरी हुआ है। मतलब मानव हृदय जो है वो घिरा हुआ है। किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो ये पेरी कार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। मतलब रक्त यानी कि खून, और रक्त को क्या बोला जाता है, रक्त यानी खून। बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, रक्त समझ में नहीं आता है। तो रक्त यानी कि खून, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। मतलब इस सीधा सीधी बात यह है कि खून जो होता है किसके कारण लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है। और किसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो समझ लीजिएगा कि उसमें एनीमिया रोग है। उसके लिए आहार लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से दवा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को हृदय में ऑक्सीजन के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनी कहलाता है। मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, हवा जो हम लेते हैं ना ऑक्सीजन, इसको एकदम शुद्ध ले जाता है, गंदगी तो आता है तो उसको शुद्ध छानकर सभी शरीर के अलग अलग भाग में ले जाता है रक्त वाहिनी। तो वो जो ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं धमनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धमनिया, यानी कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या है कि पादप में जाइलम क्या है, उत्तरदायी है। किसके लिए, जल का, भोजन का, अमीबो का या ऑक्सीजन का। बड़े इसका आंसर क्या होगा, तो अगर आंसर की बात करेंगे तो पादप में जाइलम का जो उत्पादन होता है ये जल का वाहन होता है। क्या होता है, जल का वाहन, यानी कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि स्वपोषी क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए सबसे जरूरी पोषण क्या होना चाहिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश, ये सभी जरूरी है स्वपोषण पोषण के लिए। यानी कि इसमें से सभी आंसर सही होगा। सरकारी हाथ मार दीजिए डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। मतलब कौन सी प्रकार का जो श्वसन होता है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलता है। अगर ऊर्जा की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा वायवीय श्वसन। क्या हो जाएगा, वायवीय श्वसन में प्रकाश का जो ऊर्जा होता है सबसे ज्यादा निकलता है। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन में। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तिलचट्टा में कितने जोड़े होते हैं। क्या है, तिलचट्टा में, एक मिनट, हाँ, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा जो होता है उसमें कितना जो रंध्र पाया जाता है, तो तिलचट्टा की बात करेंगे तो इसमें 6 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है, 6 जोड़ी, यानी कि 3 और 3 मिलाकर 6 जोड़ी होता है। तो पहले 3 इधर होगा फिर 3 इधर होगा, दोनों मिलाकर 6 हो गया। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। टैक्रिया जो होता है ये कौन सा जीव का श्वसन अंग माना जाता है। तो देखिए टैक्रिया तो बहुत होता है, तो टैक्रिया जो माना जाता है ना ये कॉकरोच का माना जाता है। क्या है, कॉकरोच जो है ये श्वसन अंग होता है, लेकिन किससे लेता है, टैक्रिया, ये श्वसन अंग होता है कॉकरोच का। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, मछली का श्वसन अंग क्या होगा, इसका जवाब कमेंट में देना। मछली का श्वसन अंग, मतलब सीधा सीधी बात बोले तो मछली किससे सांस लेती है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में इनमें से क्या है जो नहीं होता है, जैसे कि पानी का टूटना, CO2 मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होना और CO2 का उपयोग होना। बताइए इसमें से क्या है जो नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो अगर हम बात करेंगे तो ये में CO2 मुक्त नहीं होता, लेकिन बाकी पानी का अलग होना, ऑक्सीजन अलग होना, CO2 का प्रयोग होता है, लेकिन पानी मुक्त होना ये नहीं होता, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रह करता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रह करता है। तो देखिए अंतर्ग्रह की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कुटपाथ के द्वारा। क्या करता है, कुटपाथ के द्वारा करता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा जो बनता है ना उसमें पोषण मिलता है, लेकिन अधिकांश पोषण कैसा होता है। इसमें कैसा होगा, क्योंकि इसमें कैमा लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसा कर दीजिएगा, कैसा होता है। तो पोषण की बात करेंगे तो अधिकार जो पोषण होता है ना अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, याद रखिएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मछलियों किस अंग द्वारा श्वसन करती है। अच्छा देख लीजिए, अभी आपसे पूछे हैं और क्वेश्चन भी आ गया कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन लेती है। पहला है फेफड़ा, टोकियो, कोशिका झिल्ली और गिल से लेती है। ठीक, तो बताइए फेफड़े से जो सांस लेता है वो मनुष्य लेता है। क्या लेता है, मनुष्य फेफड़े से सांस लेता है, और गिल्स जो होता है मछलियाँ जो होता है गिल से सांस लेती है। तो चलिए आपका आंसर का जवाब इसमें भी मिल गया। अगला क्वेश्चन के जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पे हो जाएगा महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वह वृद्धि होते रहती है, अनुगति भी करती है, सामान्य करती है, लेकिन विशेष कर वृद्धि गति करती है। तो जीवन का एक लक्ष्य है कि गति करना, उतराव चढ़ाव, बढ़ना रुकना, ये गति होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण करता है कि दिन में, रात में, दिन और रात में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण हमेशा कब होता है, दिन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये कैसी होती है, क्या कवक में होती है, हरे पौधे में होती है, जंतुओं में होती है, परजीवी में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये हरे पौधे में होती है। किस में होती है, हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है फिर भोजन बनता है, इस तरह से जो क्रिया होती है हमेशा चलती रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, हरे पौधे में होती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने में लिया को क्या कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब कि मनुष्य द्वारा जो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, यानी छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अजिकी ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जतुभूमि यौगिक में ही होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेरा लैक्टिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, लैक्टिक अम्ल, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहता है, जड़, रंध्र, तना या दहन। क्या होगा, तो इसमें रंध्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंध्र, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन क्या होता है, तो जल का अगर परिवहन की अगर बात करेंगे तो जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है, पानी एवं घुलित खनिज का जो पौधे में स्थानांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जाइलम नलिकाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसके द्वारा, जाइलम नलिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है, पौधे में जो खाद्य जो पदार्थ होता है उसका स्थानांतरण किया जाता है। तो ये स्थानांतरण जो होता है ये किसके द्वारा होता है, क्या ग्लूकोज के द्वारा, सुक्रोज, स्टार्च या प्रोटीन के द्वारा होता है। तो पौधे में जो खाद्य की जो पदार्थ का स्थानांतरण जो किया जाता है ना, ये सुक्रोज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सुक्रोज के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाती है। पौधे में जो क्रिया करता है तो ये किसके द्वारा, वातावरण का जो ऑक्सीजन होता है क्रिया को पहुंचाता है, तो पहुंचाने का जो काम करता है प्यारे बच्चों ये करता है विसरण करता है। क्या करता है, विसरण। तो मेरा इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप देख रहे हैं ना, वीडियो को एकदम दबा कर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि तभी धमाल मचने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि क्लास 10th का बायोलॉजी का बिहार बोर्ड का पूरा हम तरोड़ मरोड़ के पूरा खत्म कर देंगे आज, पूरा एकदम पुर्जा ढीला कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं जो होता है ये किस में पाया जाता है, क्या जंतुओं में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है, फ्लोएम में पाया जाता है या एक कोशिकीय पौधे में पाया जाता है। तो देखिए चालनी जो कोशिकाएं जो होता है ना ये फ्लोएम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फ्लोएम में पाया जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों का होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। तो इसका जो जीवन काल होता है, अवधि होता है, ये कितने दिन का होता है। तो अगर दिन की अवधि की बात करेंगे तो ये 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 यानी कि 2 महीना का होता है। फिर ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है फिर चेंज होते रहता है, फिर नया बनते रहता है, यानी कि इसका अवधि काल जो होता है 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आरबीसी का अच्छा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है, निम्नलिखित में से कौन संवाहक उत्तक है। तो देखिए संवाहक अगर उत्तक की अगर हम बात करेंगे तो संवाहक उत्तक देखिए एपिड्रीमी होता है और फ्लोएम भी होता है। क्या होता है, फ्लोएम भी होता है। लेकिन हम सही से अगर क्वेश्चन को देखें, इसमें पूछा है कौन सा संवाहक उत्तक है, तो देखिए एपिड्रीम तो होगा नहीं, फ्लोएम और जाइलम हो सकता है, ठीक है। हाँ फ्लोएम और जाइलम ही होगा, यानी कि दोनों आंसर होगा। ऑप्शन क्या है, अच्छा हाँ यहाँ पे ऑप्शन है बी और सी, यानी कि डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये दोनों आंसर सही है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर दोनों देने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ए बी दोनों, बी और सी दोनों सही था, हमारा डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो होता है पदार्थ का निष्कासन करता है, लेकिन ये निष्कासन किसके द्वारा करता है, प्रसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा या निष्कासन के द्वारा। तो ये प्रोटोजोआ उत्सर्जन पदार्थ जो है ये विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, विसरण के द्वारा करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि फ्लोएम उत्तक क्या है कि फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट द्वारा जो परिवहन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज के रूप में ये काम करता है। किसके रूप में काम करता है, सुक्रोज के रूप में काम करता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि पौधे में मैमो का आदान प्रदान क्या है, पौधों में सॉरी मैमो नहीं, यहाँ पे गैस हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये होता है रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, मतलब इसमें जो दिया हुआ है व्हेल है, चूहा है, आदमी है, सबसे ज्यादा जो धड़कन जो होता है ये किसका होता है, तो अगर धड़कन की बात करेंगे सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। चूहा का इसलिए होता है, देखिए चूहा का थोड़ा सा भी आहट मिलता है, सोच लीजिए कितना धड़कता होगा उसका दिल, क्योंकि उसका थोड़ा सा भी धड़कन होता है एकदम फटाक से ना भाग जाती है बिल में। कभी देखते हुए चूहा को एकदम थोड़ा सा खड़ की भी आवाज़ नहीं होता है कि वो अपने घर में यानी कि बिल में घुस जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, चूहा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाया जाता है, मनुष्य के जो ट्रैकिया है उसमें पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो उपस्थिति बनने की अपूर्ण वलय पाया जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का में यूरियन प्रतिशत मात्रा होती है। मानव जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2% होती है। कितनी होती है, 2% होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टल एंजाइम का कार्य है, क्या है, क्रिप्टल एंजाइम का कार्य है, तो कौन सा वसा का पाचन है, प्रोटीन का पाचन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, यानी से कोई नहीं। तो अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा किसका है, तो परिशेषिका जो हिस्सा है ये आहार नाल का है। किसका है, आहार नाल का, इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में यानी कि मुंह में कौन सी भाग का जो पाचन संभव हो जाता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे है कि पाचन का क्रिया क्या है, पाचन, पाचन का क्रिया कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, शुरू होता है, इसका जवाब आपको देना है कि पाचन की क्रिया जब हम खाना खाते हैं तो खाना का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक जो है ये कौन होता है, तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द जो है ये किसके द्वारा दी गई है, तो न्यूक्लियस शब्द की अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियस शब्द जो है ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है, एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन व अन्य पदार्थ का उत्सर्जित करता है, तो अगर उत्सर्जित की उत्सर्जन की अगर बात करेंगे तो ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमोनिया के द्वारा होता है, ये यूरिया अम्ल के द्वारा होता है, यूरिया के द्वारा होता है, यानी कि इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वसन क्या है, श्वसन की क्रिया को खाद्य पदार्थ का क्या होता है, श्वसन क्रिया का खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो क्या संश्लेषण होता है, जी बिल्कुल नहीं, दहन होता है नहीं, ये विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अवायवीय श्वसन कोशिका को किस भाग में होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो आयवीय श्वसन जो होता है कोशिका के ये हरित लवक वाले जो भाग होता है उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हरित लवक वाले भाग में पाया जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि घेंगा किस समुदाय का प्राणी है, घोंगा है एक, अच्छा घेंगा एक बीमारी भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि घोंगा किस समुदाय की प्रणाली है, तो घेंगा की बात करेंगे तो यह है मोदक्का कुवकी, ये है मोलक्का कुदुवकी, ये समुदाय का होता है। अच्छा यहाँ पे घोंगा पूछा है, लेकिन आपसे एक चीज़ पूछते हैं, घेंघा रोग क्या है, घेंघा रोग, ये घोंगा है, आप घोंगा खाते हैं ना, हमें घोंगा नहीं खाना चाहिए, घेंघा, हम भी घोंगे लिख दीजिए। यहाँ पे है कि घेंघा रोग एक होता है, क्या होता है, घेंघा रोग। आपका आंसर देना है कि किसकी, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, बताइएगा आंसर में दीजिए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है, अड़हुल जो है ये तो फूल तो है, लेकिन ये किस प्रकार का फूल है, ये द्विलिंगी फूल है। कैसी है, द्विलिंगी फूल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंतु
उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होता है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ऊतक अगर द्वारा की अगर बात करेंगे तो ये होता है इंडोडर्म्स के द्वारा। क्या होता है? इंडोडर्म के द्वारा। क्या होगा? इंडोडर्म के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि मनुष्य में विरकट एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? विरकक, जो कि नीचे वाली जो भाग होता है वो किससे संबंधित होता है? तो संबंधित की अगर बात करेंगे तो वो उत्सर्जन से होता है। किससे होता है? उत्सर्जन से होता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मनुष्य में विषक निम्न से किससे संबंधित होता है? तो विषक जो होता है ये संबंधित होता है, लेकिन किससे होता है? उत्सर्जन से होता है। अच्छा, ये रिपीट हो गया, उत्सर्जन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि एक कृत्रिम विषक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादन को उधीर के किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की उक्ति है? ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया निकालने की जो होता है इसे कहते हैं अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन कहा जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा जो है हाइड्रा में पाया जाता है, लेकिन हाइड्रा में क्या पाया जाता है? क्या मस्टिक्स है, तांत्रिक है, स्परक्स है या मुख है? क्या है? तो हाइड्रा में पाया जाता है स्परक्स। क्या पाया जाता है? स्परक्स, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि खुला परिसंचरण यंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ग्लूकोज का सूत्र है जो 2020 के एग्जाम हुआ है उसमें फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है सी, क्या होता है? C6H12O6 होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वाह्य उत्पादन निकलते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कौन वाह्य उत्पाद निकलते हैं? तो ये निकलता कौन है? तो वाह्य उत्पाद की अगर बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गृहिणी भाग है। गृहिणी भाग है किसकी है? छोटी आंत, बड़ी आंत या मुख गुहा या मांस? किसका हो जाएगा? तो गृहिणी जो भाग है मेरा ये छोटी आंत की भाग है। क्या है? छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शरीर में क्या है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो शरीर में धमनी हो गया, शिरा है, ये सभी बड़ी है, लेकिन सबसे अगर छोटी की अगर बात करेंगे कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी ये हो जाएगा वैना केवा। क्या हो जाएगा? वैना केवा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पौधे में समारोह होता है। पौधों में रसारोहण होता है। तो पौधों में रसारोहण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम होता है। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि कार्बन वर्गीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के वर्गीकरण के लिए ऊर्जा क्या है? स्रोत है। क्या वो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा? तो ऊर्जा के अगर स्रोत की बात करेंगे तो ये सूर्य का प्रकाश होगा। क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? श्वसन से। देखिए इथाइल जो एल्कोहल बनता है, लेकिन किसके श्वसन से बनता है? ये अवायवीय श्वसन से बनता है। किसके श्वसन से? अवायवीय श्वसन से बनता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ से आपका 60 क्वेश्चन जो था ये फर्स्ट चैप्टर से लिए हैं, जो कि वीवीआई था। वीवीआई क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि यहाँ से मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए। अब अगला जो टॉपिक है मेरा ये रहा। अगला टॉपिक चैप्टर दूसरा आ गया। चैप्टर दूसरा का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। अब यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से जो चैप्टर दूसरा है यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया नियंत्रण एवं समन्वय का। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। वीवीआई क्वेश्चन है भाई, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 2021 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है किसकी होती है? तो ये होता है न्यूरॉन की। किसका होता है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो संतुलन है ये बनाए रखता है, कौन रखता है? तो देखिए कैनिकन्स है, मस्तिष्क है, स्टिमुलेटिंग होगा नहीं, ये सेरिब्रम है। क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है हमारे शरीर का जो संतुलन होता है ये सब कुछ बनाए रखता है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? लंबी कोशिका जो होती है हमारे शरीर का जो लंबी कोशिका है ये कौन है? तो हमारे शरीर का जो लंबा कोशिका होता है ये होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है ये स्रावित होता है। कहाँ पे स्रावित होता है? तो ये अंतःस्रावित ग्रंथि है। मानव स्रावित होता है अंतःग्रावित ग्रंथिया से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहते हैं? रासायनिक दूत कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा कि रासायनिक दूत कहा जाता है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। क्या हो जाएगा? रासायनिक दूत कहा जाता है। ये भी से नहीं होगा जी, क्या ले लें, इससे हो जाएगा। तो रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जा खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं। रासायनिक दूत कहा जाता है, ये हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन नाशक। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन नाशक को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, बेबी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो रचनात्मक हो क्रियात्मक इकाई जो होता है, इस इकाई को क्या कहा जाता है? तो इस इकाई को कहा जाता है न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है सेरिब्रम का। हमारा जो सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, जो कि कोई भी चीज़ का आसानी से चतुराई और का केंद्र और बुद्धि का केंद्र माना जाता है। तो हमें अपने शरीर का जो भाग जो होता है सभी को स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रोजन है, ये एड्रोजन है क्या? तो एड्रोजन जो है ना एक नरलिंगिंग हार्मोन है। क्या है? नरलिंगिंग हार्मोन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सी हार्मोन स्रावित होता है? जब किसी को थायराइड हो जाता है तो उसके दौरान एक हार्मोन जो होता है हमारे शरीर से डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो वह यह किसके स्रावित होता है? उसमें हार्मोन जो होता है, किस तरह का जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये होता है थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन जो होता है हमारे शरीर से स्रावित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए थायराइड हो तो डॉक्टर से जल्दी देखवा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में क्या है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो क्या होता है? नियंत्रण होता है। किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो नियंत्रण होता है ये तंत्रिका द्वारा भी होता है और रासायनिक को द्वारा होता है, यानी कि देखा जाए तो इसमें से दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो होता है ये किस तरह का रसायन में पाया जाता है? क्या ऑक्सीजन में होता है? क्या जिबरेलिन्स में होता है? क्या साइटोकाइनिन में होता है? क्या वृद्धि रोधक में होता है? तो ये होता है वृद्धि रोधक में होता है। किसमें होता है? वृद्धि रोधक में होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। फल पकाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? फल पकाने के लिए कौन सा इसमें प्रयुक्त है? तो फल पकाने के लिए जो होता है ना एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन एवं श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मतलब दिमाग का कौन सा भाग है जो हृदय यानी कि दिल के संपादन श्वसन की जो गति होता है उसको नियंत्रित में रखता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मेंडुला। क्या हो जाएगा? मेंडुला हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे में सहायक होते हैं। कौन सा सहायक होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों क्या होता है कि बीज रहित पौधे को सहायक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा आपका बायोलॉजी का खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को छोड़िएगा नहीं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? इनमें जो दिया हुआ है ये इसमें हार्मोन है, लेकिन इसमें पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो देखिए पुरुष हार्मोन जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। तो पुरुष हार्मोन क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। याद रखिएगा पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ये कहाँ पे स्रावित होता है? तो ये विरकक में होता है। विरकक कौन जानता है विरकन के बारे में? बताइए इसका आंसर, इसका जवाब। जैसे कि अगर ये भाग होता है ना, ये वाली भाग, इसी को विरकक कहा जाता है। ठीक है, और इसी में एस्ट्रोजन जो होता है स्रावित होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये स्रावित होता है, किस में स्रावित होता है? तो ये अंडाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा होता है। क्या होता है? अंडाशय। पुरुष में भी अंडाशय होता है, महिला में भी अंडाशय होता है। तो यहाँ पे पुरुष का जो अंडाशय जो होता है और ये बनते रहता है,
है, नष्ट होते रहता है। उसी तरह से इसका भी अंडाशय होता है, ये वाले भाग अंडाशय होता है, इसमें स्पर्म जमा होता है। उसी तरह से महिलाओं में भी अंडाशय होता है जो कि इसका स्पर्म के माध्यम से इसमें अटैच होता है और फिर बेबी उत्पन्न करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है कि अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मतलब अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है वह स्रावित होते रहता है। तो ये होता है इंसुलिन और ग्लूकोज, यानी कि दोनों होता है, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्तियों का जो मुरझाना होता है ये किसके कमी के कारण होता है। तो ये मुरझा जाना ये होता है एब्सिक्ट अम्ल के कारण। क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण ऐसा होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। कौन सी विधि है उसकी विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो नियंत्रित की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा श्रवण। क्या हो जाएगा, श्रवण विधि द्वारा हो जाएगा, ठीक, यानी ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा पादप, क्या है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। जो फल जो बेचता है उसमें कौन सा जो पादप जो होता है ना उस नियंत्रण में रहता है। तो अगर नियंत्रित की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा इथेलोनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेलोनिन, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वह संचारण जो कि उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वो कौन सी संचारण है जो उद्दीपन को पहचान कराती है, वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है प्रभावक। क्या कहलाती है, प्रभावक कहलाती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि दो प्रकार की होती है। मतलब अंतःस्रावित ग्रंथि और बाह्य स्रावित ग्रंथि ये दो प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की ग्रंथियां जो होता है ये कौन सी होती है, तो ये होती है अग्नाशय होती है। क्या होती है, अग्नाशय होती है, ठीक है, यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि विरसक के दोनों ओर स्थित होता है। विरसक जो होता है ये अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है दोनों सिर में पाया जाता है। तो ये होता है एड्रिनल होता है। क्या होता है, एड्रिनल पाया जाता है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के जो संवेदी अंग होता है वो क्या कहलाता है। तो वो संवेदी जो अंग होता है वह श्वसन ग्रही कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन ग्रही कहलाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं तो तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती जो चाप होता है ये कहाँ पे बनता है। तो प्रतिवर्ती जो चाप होता है मेरुरज्जु में बनता है। कहाँ पे बनता है, मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते रहता है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है, यानी कि वजन की बात करेंगे तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है, 1.5 किलोग्राम, यानी कि हम बोलेंगे 1400 ग्राम। क्या बोलेंगे इसको, 1 किलो 400 ग्राम बोलेंगे या इसको 1400 ग्राम बोलेंगे, 00 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसा ही पूछेगा, 1400 ग्राम या 1.4 kg भी पूछेगा या 1.400 ग्राम पूछेगा। तो डरना नहीं है, इसमें से कोई भी एक आंसर होगा उसको टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको हम कितने भाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। क्या भाग में करते हैं, 3 भाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की जो प्रधान नियंत्रण ग्रंथियां होता है वह ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो वह ग्रंथि हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि को। क्या कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को कहेंगे। क्या कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी सत्रावी ग्रंथियां होती है। क्या होती है, तो ये ग्रंथियां जो होती है नलिका विहीनी होती है। क्या होती है, नलिका विकासन होता है, विकसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंगर हंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। लैंगर हंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अग्नाशय में। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थायराइड ग्रंथि की अतिपलिकृता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि जब किसी के पास हो जाता है तो उसमें बीमारी उत्पन्न होती है। तो बीमारी कौन सा होता है, कौन सा रोग उत्पन्न होने की चांस बढ़ जाती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होता है रोग बनने के जब कारण के अगर देखेंगे तो इसमें अक्टुमंता हो जाएगा, अक्टुअल्पिकृत्या हो जाएगा और डिडीमा हो जाता है। तो इस तरह का जो बीमारी होता है ये फैलने का चांस रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें थायराइड जब हो तो हमें बचना चाहिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक में जड़ से इलाज का खात्मा करता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का जो पचना ये अभिक्रिया है, लेकिन ये किस तरह का है, तो भोजन का पचना अभिक्रिया है अपचयन। देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये एग्जाम में पूछा था, 14 में भी पूछा था और 16 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए, एक बार ना हो तो उसको 2 बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं। मादा जनन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए प्रोटेस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोन होता है और एस्ट्रियोल होता है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। अंडाशय द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो क्या कहलाता है, तो ये एस्ट्रोन, प्रोटोन, इन्हें सभी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वृषक के ऊपर स्थित अंतःस्रावित ग्रंथि है। वृषक के अंदर स्थित स्रावित ग्रंथि है। कैसी स्रावित ग्रंथि हो जाएगा, तो स्रावित ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो ग्रंथियाँ हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन जो होता है ये पौधे की कौन सी भाग में होता है, तो पत्तों से होता है। पौधे की जो पत्ती होता है उस पौधे से वाष्प उत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है। हमारे शरीर में ग्राही का जो काम होता है वो ग्राही का काम क्या है, तो ग्राही का काम होता है उद्दीपनों को ग्रहण करना। क्या होता है, उद्दीपनों को ग्रहण करना हमारे शरीर के ग्राही का काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। इनमें कौन है जो पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन तो होगा नहीं, थायरॉक्सिन भी होगा नहीं और एस्ट्रोन तो भी होगा नहीं। तो इसमें पादप हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो होगा मेरा पादप हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन मेरा पादप हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग जो है ये किसके लिए उत्तरदायक है, तो देखिए मस्तिष्क दिमाग सोचने के लिए है। क्या दिमाग मेरा सोचने के लिए उत्तरदायी है, दिमाग सोचता है, तो ये तो बात सही है। दूसरा हृदय संपर्धन के लिए, हृदय में जो भाग कोई भी विचार उत्पन्न उसको भी समझ लीजिए, ये भी बात सही है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये भी बात सही है। यानी कि मस्तिष्क उत्तरदायी इस सभी चीज़ में देता है। यानी कि अगर आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर मेरा हो जाएगा उपरोक्त में से सही, यानी कि सभी आंसर सही है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा की अगर आप बात करेंगे, 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें थोड़ा सा नेक्स्ट लग रहा है, 42 यहाँ पे 52, 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो थोड़ा सा ना बीच में इसका घुस गया है, तो चलिए इसका भी आंसर आपको हम बता देते हैं। पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि हाइड्रा, लेकिन ये क्वेश्चन हम तो लग नहीं रहा है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, स्पर्म, तंत्रिका या मस्तिष्क, तो बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो चलिए इसका अगर हाइड्रा की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रा में जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, हाइड्रा में तांत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तांत्रिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। किसका करता है, अनुसरण करता है। तो अनुसरण की अगर हम बात करेंगे तो ये करता है किसका, ये करता है पश्चिमी मस्तिष्क का। क्या करता है, पश्चिम मस्तिष्क करता है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन और अनुसरण करता है। कौन करता है, तो शरीर का भाग, अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन होगा पश्चिम मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आपको इसके पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, वही क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से क्या होता है। देखिए इसको आपको हम हिंट्स देंगे और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सबसे पहले रतौंधी रोग को हम काटते हैं और स्कर्वी रोग को काटते हैं। बच गया रेजीज और घेंगा, इसमें से दोनों में से एक सही है। इसका कमेंट आपको हर हाल में इसका आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। तो तब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि निकलने वाला हार्मोन है। निम्न में से कौन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो हार्मोन की अगर बात करें इसमें कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा, बुद्धि हार्मोन, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। दो तंत्रिका है और इसके बीच का जो मध्य भाग है वह खाली है, उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सिनेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेक्स कहा जाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोट्राइकन क्या है। हेटेरोट्राइकन यानी कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि जो होता है किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि की अगर बात करेंगे तो ये कहा जाता है पाराथायराइड्स को। क्या कहा जाता है, पाराथायराइड ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है पादप हार्मोन। क्या कहा जाता है? पादप हार्मोन, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संकुचन गति से किस पौधे को प्रमाण की जानी है। तो अगर प्रमाण की अगर बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा मेरा छुई मुई जो पौधा होता है इसको प्रमाणित किया जाता है और इसके बारे में शोध किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। जब किसी के अंदर इंसुलिन की कमी होता है तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को कहते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग, और जिसको बोला जाता है डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में चीनी की विघटन में कौन सा हार्मोन सहायक है। चीनी की जो विघटन होता है उसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो हार्मोन की बात करेंगे तो ये में हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन क्या है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में जब आयरन की कमी होता है तो कौन सी रोग हो जाता है। तो ये होता है एनीमिया। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है और पूछने का तरीका अलग अलग पूछ दिया है, इसलिए क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कीजिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए ध्यान से, क्या कहता है और क्या नहीं कहता है ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, मतलब आयरन की जब कमी होता है तो हमें कौन सी रोग हो जाती है। तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि थायरॉक्सिन का स्रावित कहाँ से होता है। थायरॉक्सिन जो होता है उसका स्रोतन जो होता है ये कहाँ से होता है। तो ये होता है हमारा थायराइड से होता है। किससे होता है? थायराइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए जो हमारा आवश्यक है ये CO2 भी हो जाएगा और क्लोरोफिल भी होगा और स्वप्रकाश भी होगा और इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 58 कि मानव में डायलिसिस थैली है। अच्छा, डायलिसिस का नाम सुने आप? डायलिसिस, एक मिनट। हाँ, मानव में डायलिसिस थैली होती है। देखिए ये डायलिसिस थैली जो होता है जिसका किडनी फेल होता है ना, तो डायलिसिस जो होता है इसमें बहुत सारा नुकसानदायी होता है। जो कि एक थैली होता है डायलिसिस का, वो कहाँ पे होता है। तो ये होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। जैसे कि डायलिसिस होने पर शरीर में चक्कर लाना, खून की कमी होना और छटपटाहट जैसी महसूस होने लगता है, डायलिसिस होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पौधों में नहीं पाया जाता। पौधों में नहीं पाया जाता है। पौधों में क्या नहीं पाया जाता है। तो पौधों में नहीं पाया जाता है तंत्रिका तक और नहीं पाया जाता है तंत्रिका नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यही सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाह्य उत्दीपन के प्रभाव पौधों में होने वाली गति को कहते हैं। बाह्य उत्पीड़कों के प्रभाव से पौधों में होने वाली जो गति होता है उस होने वाले गति को क्या कहा जाता है। तो उस गति को कहा जाता है अनुवर्तनीय गति। क्या बोला जाता है? अनुवर्तनीय गति कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका अवयव की एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में हाइड्रोस में पहुंच जाती है क्या कहलाती है। अब एक से दूसरे जगह पे चल जाना आना ये हमारा क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एसिटाइल कोलोनिन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है क्या है। तो गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन जो होगा मेरा एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है। तो अगर पादप हार्मोन की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा ऑक्सोटॉक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सोटॉक्सिन हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 कहता है कि पराग नलिका का बीजांड होने वाले गति प्रदर्शन करती है। बीजांड यानी कि पराग नलिका में बीजांड की होने वाले गति प्रदर्शन को क्या कहा जाता है। तो वही गति प्रदर्शन को कहा जाता है रासायनिक अनुवर्तन। क्या कहा जाता है? रासायनिक अनुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बीजांड की ओर परागन नलिकाएं की अवधि का कारण होता है। बीजांड और की ओर नगर और नलिका की वृद्धि के कारण होता है। तो ये कारण क्या होता है। तो अगर कारण की अगर बात करेंगे तो ये कारण जो मेरा निकल जाएगा क्रोमोप्लोजिज्म। क्या हो जाएगा? क्रोमोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन से हार्मोन में प्रयोग की पत्तियों की अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। मतलब कौन सा हार्मोन के प्रयोग से, कौन सा आप चीज़ खाते हैं तो आपके शरीर में जो अधिक समय तक क्या होता है, ताज़ी बनी रहती है। क्या चीज़ खाने से होता है। तो अगर खाने की अगर बात हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यानी कि सॉरी यहाँ से जितने भी 63 क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करा दिया। और बायोलॉजी का अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे अब इस टॉपिक में हम इसमें चर्चा करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए जीव जनन कैसे करते हैं का पहला क्वेश्चन आपके आ गया कि किस अवस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन का कारण है। मतलब किशोर अवस्था में हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने का कारण जो होता है क्या क्या होता है, तो ये होता है मेरा टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो हमें क्या होता है शरीर में परिवर्तन होता है। जब लड़का हो या लड़की हो तो इस दोनों में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों में मात्रा में क्या होता है परिवर्तन होता है, जिसके कारण से शरीर अलग अलग बात विचार और अलग अलग आवाज़ें निकलती है, शरीर का आकार भी चेंज होता है। अगला है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की जो क्रिया होता है ये किस जीव में मुख्यतः होता है, तो निषेचन की अगर हम क्रिया की बात करेंगे तो ये क्रिया होता है पुष्पी पादप एवं क्या होता है पुष्पी पादप, किधर गया एक मिनट, ये रहा कि पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। किसमें होता है पुष्पी पादप एवं जंतु में होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के जनन के जनक के शरीर कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में, जनन जो होता है वो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की कलिका निकलती है, तो ये निकलता है मुकुलन। क्या होता है मुकुलन, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहा जाता है, तो भाग को क्या कहा जाता है, तो भाग को कहा जाता है अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंडाशय, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जो जनन होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन में जो आवश्यकता होती है नर एवं स्त्री जननांग दोनों की होती है। किसकी होती है, नर एवं स्त्री जननांग दोनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। इसमें कौन है जो फूल में नर प्रजनन होता है, क्या होता है, तो ये होता है पुंकेसर। क्या होता है पुंकेसर, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जन नाग है। ये पुंकेसर जो होता है पुष्प का कौन सा जंगनांग भाग कहलाता है, तो पुंसेकर जो होता है पुष्प का कहलाता है मेरा कौन सी भाग, तो ये भाग कहलाता है नर कहलाता है। क्या कहलाता है, नर भाग कहलाता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पुरुष में यौन अवस्था के लाभ है। पुरुषों में जो होता है यौन आरंभ के लक्षण है, मतलब पुरुष में जब युवा अवस्था यानी जवान, जब पुरुष जब जवान होने लगता है तो उसमें युवा अवस्था बोल दीजिए या जवान बोल दीजिए, इसमें जब होने लगता है तो क्या संकेत देगा, तो संकेत क्या देता है, तो दाढ़ी और मूछ जब उगना शुरू हो जाता है तो युवा अवस्था में चला जाता है। कंठ का फूटना, आवाज़ थोड़ा भारीपन होने लगता है, तो ये भी समझ लीजिए कि पुरुष युवा अवस्था में जा रहा है। मांसपेशियों में उभार आना, मांसपेशियाँ जैसे कि मसल बढ़ जाना, मूछें आ जाना, उसके बाद शरीर का जो अंग होता है इसमें कुछ विकसित होने लगता है, चेंजिंग होने लगता है, तो यानी कि इस सभी हो जाएगा। उसी तरह से स्त्रियों में होता है, जिससे लड़कियों में होता है, क्या होता है लड़कियों में होती है, आवाज़ बढ़ने लगती है, सीना जो होता है सीना का फूलना, सीना का उठना, ये सब युवा अवस्था के संकेत हमें दिखाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्य में नर जननांग जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वृषभ भी होता है, शुक्राणु होता है, मूत्र मार्ग भी होता है, यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तथा शुक्राणु कहाँ बनता है। शुक्राणु का जो मोचन जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है और ये कहाँ पे बनता है, तो शुक्राणु जो होता है ये शुक्रवाहिनी वृक्ष में बनता है। किसमें बनता है, शुक्रवाहिनी, ये वाले भाग में शुक्राणु बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेध होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाशु का जो निषेध होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का जो विकास होता है कहाँ पे होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है। भ्रूण जो कि स्पर्म होता है, क्या बोलेंगे, स्पर्म जो होता है इसका काम जो होता है गर्भाशय जो होता है जिसको गर्भधारण बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा बेबी का एक नए बेबी का उत्पन्न होता है, वहाँ से ये भ्रूण का विकास होता है शुरू हो जाता है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटिमस सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्टेशन स्रावित करता है। क्या कराता है, रिलैक्टिक स्रावित कराता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु के निषेध होने के बाद। अंडाणु जब निषेध हो जाता है तो उसके बाद जो होता है कॉमन ल्यूटिकल सक्रिय और हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर एक स्रावित करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक जनन संचालित हार्सिप रोग है। लैंगिक संचालित हार्सिप जो रोग होता है ये कैसी होती है? तो ये होता है वाइस जनित। क्या होता है? वाइस जनित रोग होता है। क्या होता है? वाइस जनित रोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुष्प के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। पुष्प के जो शीशन जो होता है उसका जो शिखर जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो उसका शीर्षक जो भाग होता है वो ग्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लास कहलाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं। नर युग्म एवं मादा युग्म जो संलग्न होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो नर युग्म और मादा युग्म का जो संलग्न होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? इनमें कौन सा लैंगिक जनन है जो मुकुलन के द्वारा स्थित होता है? तो ये होगा ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्न में कौन सा है जो मादा जनन का तंत्र भाग नहीं है? इनमें कौन है जो मादा तंत्र का जन भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। ये जो होता है मादा में नहीं होता है, ये नर में होता है। ठीक है। मादा जो जंग भाग जो होता है ये शुक्राणु जो होता है ये मादा में नहीं होता है, नर में होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? इनमें कौन है जो एक उभयलिंग जंतु है? तो उभयलिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ उभयलिंग जंतु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है अथवा पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्पी पौधे जो होता है इसमें सबसे पहले पूछा कि लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है तथा पौधे में जनन अंग कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो ये फूलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फूलों में पाया जाता है, और ये पौधे में जनन अंग इसका फूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा क्या है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलती है? फूल का जो कौन सा भाग होता है जो पूरा झड़ने के बाद वो फूल में बदल जाती है, यानी कि वो फल में बदल जाती है, तो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। सबसे पहले वो कली देता है ये, और यहाँ से ये फूल होता है। ये फूल सब क्या होता है? झड़ जाता है, और यही अंडा वाला भाग बड़ा 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 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के जिस भाग में तना क्या है? भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं। भ्रूण के किस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्राकुंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्राकुंकर कहते हैं। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो हम बहुविखंडन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मलेरिया परजीवी में विखंडन होता है। क्या होता है? मलेरिया परजीवी में विखंडन होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बायोफाइल में कौन सा भाग में कायांतरिक प्रवर्धन होता है? क्या होता है? प्रवर्धन होता है। तो बायोफाइलेंस की अगर हम बात करेंगे तो बायोफाइलेंस में होता है पतिया। क्या होता है? पतिया होता है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ये किस में होता है? तो देखिए तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ये पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, और अदरक में भी होता है, यानी कि इस सभी में होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन द्वारा जनन होता है किस में होता है? तो क्या मेढक में होता है? जी बिल्कुल नहीं, ये होता है सितारा मछली जो होता है उसमें खंडन द्वारा जनन होता है। क्या होता है? जनन, यानी कि जैसे जैसे अलग अलग टूटता है उस तरह से सितारा मछलियों का एक खंडन जनन शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो प्रजनन होता है बच्चे की जो दर होता है ये कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो ये होता है मुकुलन विधि। क्या होता है? मुकुलन विधि से हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि होता है ये होता है मुकुलन विधि। क्या होता है? मुकुलन विधि से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? अच्छा एक बात बताइए, ये VVI क्वेश्चन है, स्त्री में जो अंडाशय जो होता है ये कितनी होती है? बताइए कमेंट में इसका आंसर कौन देता है, कौन बच्चा इसका आंसर सही देता है। अगर नहीं तो इसको थोड़ा सा हम फिगर बना देते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। हम थोड़ा इसका फिगर बना देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसके बनाने का। ठीक है, चलिए ये भाग होता है। अब ये अंडा जो बनता है, एक इधर अंडा बनता है और एक अंडा इधर बनता है। तो अब बताइए इसका अंडा कितने अंडा बनता है? तो अंडा 2 बनता है, याद हो गया। चलिए मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वृषक में बने शुक्राणु संचित होता है। अच्छा शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म। स्पर्म बोलते हैं, इसी को वीर्य बोलते हैं,
और ये मनुष्य के अंदर पाया जाता है और बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ये किसी मनुष्य के अंदर नहीं है तो फिर वह बच्चा उत्पन्न करने में उसको बहुत कठिनाई होती है। यानी कि विरसक में बने शुक्राणु के संचित होते हैं, तो ये किस में संचित होते हैं, तो ये होता है अधिविरसक में। क्या होता है, अधिविरसक में संचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है, वो जीवों के नियंत्रण में नहीं होता है, वो परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो परिवर्तन कहलाता है निकेत। क्या कहलाता है, निकेत कहलाता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि गतिशील जनन क्या है, कि गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्म तथा जिस युग्म की कोशिका भोजन को भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, भोजन का जो भंडार संचित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मादा युग्म। क्या कहते हैं, उसे मादा युग्म कहा जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एड्स, बाप रे ये तो VVI क्वेश्चन आ गया जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है और इसको नोट करना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग जो होता है किसके कारण होता है, सभी बच्चे नहीं जानते हैं एड्स के बारे में, और बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो बच्चे छुपाते हैं और बाद में उसे भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहला आता है कि एड्स जो होता है ये बीमारी कैसे फैलता है, इसका क्या कारण होता है, तो इसका जो कारण होता है एड्स का, इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं। आज़ाद यौन संबंध है, उसके बाद खून की कमी, विटामिन कमी, पोषण कमी। देखिए सबसे पहला बात है ना, यहाँ पे आज़ाद जो लिखा है ना ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा असुरक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा असुरक्षित, इसको हम मिटा देते हैं। ये आज़ाद लिखा गया है, ठीक है भाई, आज़ाद बोलिए या असुरक्षित बोलिए, बात वही होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंठस्थ कर देते हैं इसको। इसको हम लिखेंगे, इससे लिख देते हैं, ठीक है, असुरक्षित, असुरक्षित यौन संबंध। जैसे कि मान लेते हैं, क्या बात आपको हम समझाते हैं एकदम ठेठ हिंदी में समझा देते हैं आपको, ठीक है, कि एड्स रोग के प्रमुख कारण है, जैसे कि असुरक्षित यौन संपर्क। क्या है, यौन संपर्क बोलिए, योग या योग संबंध। जैसे किसी भी लड़का या किसी भी लड़के से आप यौन करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसमें प्रोटेक्शन का यूज नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत तरह का जो बीमारियां होती है और आपका बीमारी होता है। जो अधिकतर तरह से यौन संबंध करते हैं, फिर वो दूसरे से यौन संबंध, फिर वो दूसरे से यौन संबंध करते हैं, इसके अंतर्गत में क्या होता है कि एक बीमारी दूसरे से रिलेटेड अंदर में आता है, और वो बीमारी जब एक दूसरे से अंदर में प्रवेश करता है फिर वह दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसी से यह एड्स बीमारी होता है और जिसमें इंसान की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। ठीक है, तो भाइयों एवं बहनों ये सब चीज़ से संभल के रहिए और यहाँ तक नहीं पहुँचिए तो ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ध्रुन का विकास होता है, सॉरी ध्रुन, यहाँ पे हो जाएगा भ्रूण, यहाँ पे भ्रूण हो जाएगा। ठीक है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, तो भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में होता है। क्या होता है, अंडाशय में तो वीर्य जाता है, क्या जाता है, वीर्य यहाँ पे प्रवेश करता है और यहाँ से भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। तो कोई नहीं सकता है कि भ्रूण का क्षति पहुँचा देता है, यानी कि बच्चा इसमें गया ही नहीं और बहुत सब नुकसान कर देता है, तो ये बहुत पाप होता है, इससे थोड़ा सा बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, पंखुड़ियों का जो रंग अधिकतर कैसा होता है, पीला होता है, हरा होता है, लाला होता है, कलेर होता है, सफ़ेद होता है, टकला टकली सब होता है। बताइए क्या होगा, तो पंखुड़ियों का जो रंग होता है अधिकतर देखा जाए तो अधिकतर लाल होता है। कैसा होता है, पंखुड़ियों का जो रंग होता है अधिकतर लाल कलर का होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या रहा, ये रहा, शुक्राणु का रंग अपशिष्ट अवस्था में कैसा होता है। शुक्राणु का जो रंग होता है अपशिष्ट अवस्था में कैसा होता है, तो अपशिष्ट अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है श्वेत, और श्वेत का मतलब क्या होता है, उजला होता है। क्या होता है, उजला होता है, सफ़ेद होता है। कोई भी इसमें से रहे, कन्फ्यूजन नहीं होना है, सबका मतलब एक ही होता है, पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई महिला कॉपर 1 का प्रयोग कर रही है, नो क्या उसकी यौन संरचना योग में सुरक्षित करेगा। क्या है, कह रहा है कि यदि कोई महिला कॉपर टी का, अच्छा कॉपर 1 नहीं है, यहाँ पे कॉपर टी हो जाएगा। क्या है, कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संरक्षित रोगों को रक्षा करेगा। एक महिला में भी प्रयोग करने के लिए आता है, तो बताइए यह क्या सुरक्षित करेगा या सुरक्षित नहीं करेगा। तो हमारे हिसाब से तो ये सुरक्षित नहीं करेगा, यौन संवर्धन में सुरक्षा तो ये कर ही नहीं सकता है, कॉपर टी क्या उसको सुरक्षा करेगा, तो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में जो गुणसूत्र की जो संख्या होता है वो 23 जोड़ी होती है। कितना होती है, 23 जोड़ी होती है, लेकिन अगर दोनों के मिला देंगे तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46, यानी कि 46 आंसर हो जाएगा। तो गुणसूत्र की संख्या होता है 46, लेकिन गुणसूत्र का पूछा जाएगा तो 23 लिख लीजिएगा, 23 दूना 46, यानी कि 23 होगा तो आंसर 46 होगा, फिर भी आंसर। अगला है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक, क्या अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है।
इनमें कौन है जो विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं माना गया। अगर सही नहीं की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा युग्म का निर्माण करना। क्या हो जाएगा, युग्म का जो निर्माण होता है इसे सही नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अलैंगिक जनन के किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में ये किस तरह का जो कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका के अगर विभाजन की अगर बात करेंगे तो ये कोशिका का जो विभाजन होता है अपसूत्री भी होता है और क्या होता है, और इसमें ब्रह्मसूत्री तो नहीं होता है लेकिन असमसूत्री विभाजन होता है। यानी कि हम देखा जाए तो इसमें से डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ये नहीं होगा, समसूत्री नहीं होगा, समसूत्री और असमसूत्री दोनों का विभाजन होता है। ठीक है, यानी कि इसका दोनों का आंसर बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। अंडाशय के जो दीवारें होता है वो बनती है, कैसी बनती है, किस तरह से बनती है। तो उसका जो दीवारें जो बनती है वो हमारा बनती है फल का, क्या होती है, फल बनती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनमें कौन लैंगिक जनन का विधि है। इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है। अगर लैंगिक जनन की विधि की अगर बात करेंगे तो इसमें विखंडन, तो लैंगिक जनन की कोई विधि का बातें नहीं हो रहा है। बीजाणु का इसमें कोई बातें नहीं हो रहा है और मुकुल इसमें कोई तरह का बीजाणु के बातें नहीं हो रहा है। तो लैंगिक जनन तो होगा नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है। बीज जो होता है ये विकसित होता है, कहाँ पे विकसित होता है, तो ये होता है अंडाशय में। कहाँ पे होता है, अंडाशय में बीज जो होता है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। अंडाशय का भाग यहाँ पे गोला है और इसमें थोड़ा सा अंकुरन गया और यहाँ से ये बीज शुरू हो जाता है। इसको अंडाशय से ही क्या होता है, बीज अंकुरना शुरू हो जाता है। या अंडाशय हो, किसी का भी हो, जनन हो, मादा जनन हो, ठीक है, या कोई जीव हो या कोई पेड़ पौधे के बीज हो, वहाँ से अंडाशय से ही पेड़ पौधा का जनन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण जो होता है वह किसके अंदर बनता है। तो परागकण जो बनता है हमारा पराग कोश में बनता है। किसमें बनता है, पराग कोश में बनता है, यानी ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेध होता है। अंडाणु जो होता है निषेध होता है, किसमें निषेध होता है, ये होता है फैलोपियन नलिका में होता है। क्या होता है, फैलोपियन नलिका जो होता है उसमें अंडाणु निषेध होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसी द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन अगर नहीं होता है तो किसमें होता है, ये ईस्ट में नहीं होता है। किसमें होता है, ईस्ट में नहीं होता है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागमयता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परागमयता। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बोजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बोजांड की जो दीवारें होती है ये मोटी होकर बनाती है। क्या बनाती है, मोटी होकर, तो ये बीज जो है वो जैसे जैसे बीज बड़ा होगा फैलेगा, वो दीवार जो होता है बीजांड का जो दीवार होता है वो मोटी होकर बना देता है। कैसी बनाता है, मोटी होकर बना देता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नर युग्म तथा मादा युग्म में संयोजन से बनते हैं। नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनते हैं, तो नर युग्म मादा युग्म में जो संयोजन से बनता है ये जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जन्म निर्भर पाया जाता है। मतलब इसमें कौन सा ऐसा भाग है जो केवल पुरुष में जन्म निर्मित पाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पुरुष की अगर बात करेंगे तो ये शुक्रावाहिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुक्रावाहिका। क्या होगा, शुक्रावाहिका, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन संचारित रोमन है। अभी में कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोमन है। तो अगर रोमन की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सुजाक और एड्स। ये दोनों जो है लैंगिक जनन के संचारित रोमन, यानी कि बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इनमें कौन है जो लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो इसमें एड्स और ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा टाइफाइड जो होगा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। बाकी जो है ये एड्स हो गया, फिलरिस हो गया, ये एक दूसरे नर और मादा क्या है, नर और मादा के मिलने से ये बीमारी फैलता है। यानी कि बोले तो हम सीधा भाषा में बोले तो स्त्री और पुरुष क्या है, स्त्री और पुरुष को मिलने से जो रोग उत्पन्न होता है इसे एड्स बोलते हैं और फिशलिस रोग बोलते हैं। लेकिन टाइफाइड ये ऐसा कोई रोग नहीं है जो ये लैंगिक जनन के मिलने से बनता है। तो याद रखिएगा एड्स और फिशलिस ऐसे जो रोग हैं। और एक और रोग है जिसका नाम है नोगोरिनिया। क्या है, गोनोरिया। ये भी जो होता है लैंगिक जनन, यानी कि स्त्री और पुरुष के जो मेल से संपर्क से उससे हम बोल सकते हैं संभोग से जो क्रियाकलाप से जो बनता है उससे एक रोग उत्पन्न होता है। तो ये सब रोग होता है, लेकिन टाइफाइड इस सब रोग उसके कारण से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। देखिए मासिक अगर चक्र की अगर हम बात बोले जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोला जाता है, जो कि एक मासिक चक्र होता है जो कि एक 14 दिन पर नियंत्रण वो आता है। तो एक परिपक्व अंडाणु जो होता है वो 14 दिन पर बाहर निकल जाता है। अब कहिएगा ये पीरियड्स क्या होता है,
तो पीरियड्स जो होता है, जो मानसिक, जो कि शरीर का गर्मी हो गया, शरीर का गंदगी होता है, वह हमारे गर्भाशय से होते हुए बाहर निकलता है यूरिन के माध्यम से, वो पीरियड होता है और ये नियंत्रण चलते रहता है। अब जब नहीं आता है, इसमें आता है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव हो जाता है, सर दर्द, कमर दर्द, पेट का, ये सब दर्द उत्पन्न नामामूसिक बात होता है, लेकिन ये आता है, नहीं आने पर भी प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा बार आता है तो भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन समय पर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन की जो परिपक्वता होता है उस अवधि को क्या कहा जाता है? तो यौन की जो परिपक्वता की जो अवधि होती है उसे यौवन आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौवन आरंभ, मतलब युवा अवस्था शुरू हो जाता है उस समय से, उसी को हम यौना यानी कि यौन परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा होता है मुकुलन? तो लैंगिक जनन की अगर बात करेंगे तो ये होता है ईस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है। यौन आरंभ की अगर बात करेंगे तो जैसे कि अगर यौन अवस्था मतलब जवानी बोल सकते हैं, जवानी, जैसे कि स्त्रियां बोलो या लड़कियां बोलो, क्या बोलो? लड़कियां। तो आपको कैसे पता चलेगा कोई लड़कियां जवान हैं? लड़के जवान कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण है ये भी बताएं। और लड़कियां जवानी, इसके क्या लक्षण होते हैं? तो स्तनों में वृद्धि, क्या होता है? स्तन में वृद्धि होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में ब्रेस्ट। जो बच्चे इंग्लिश जानते होंगे वो पहचानेंगे, ब्रेस्ट में वृद्धि होता है। तो समझ गया कि लड़कियां जो है युवा अवस्था में जा रही है, क्या है वह? यौन अवस्था में जा रही है। उसके बाद होता है निस्तंभों का उभरना, निस्तंभों का उभरना हो गया। और रजो धर्म का प्रभाव, रजो जो धर्म होता है उसका मानसिक तनाव हो जाना, हर एक तरह का हरकत होता है, ठीक है, शरीर का आकार होता है, इस समय थोड़ा सा उभरना शुरू हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं यौन आरंभ लक्षण करना। तो ये सभी चीज पाया जाता है, तभी समझ में आइएगा कि इसके अंदर यौन आरंभ शुरू हो गया है। ठीक है, जवान, जिसको जवानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में लैंगिक जनन की किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जो जनन होता है वह कौन सी विधि से होता है? तो विधि की बात करेंगे तो विखंडन विधि से होता है। किसकी विधि से होता है? विखंडन विधि से होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की जो विधि होती है वह प्रजनन की विधि क्या कहलाती है? तो प्रजनन की अगर विधि की बात करेंगे तो खंडन विधि होता है, विखंडन भी होता है, बीजाणु समासन भी होता है। यानी कि अगर बात करें कि एकल जीव में प्रजनन की जो विधि होता है ये सभी होता है, क्या होता है? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नर, क्या है कि नर युग में गुणसूत्र की संख्या होती है। इसके पहले भी शायद एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी क्वेश्चन को आपको हम बताए हैं और इसमें आ गया। तो उसमें क्वेश्चन जो था गुणसूत्र की संख्या और इसमें नर युग की गुण की सूत्र संख्या। तो देखिए नर में युग में की गुण सूत्र की संख्या होता है 23, लेकिन अगर 23 अगर जोड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कितनी जोड़ी होती है? तो 23 तो जोड़ी होती है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाता है, यानी कि 23 इधर और 23 इधर, दोनों मिला के हो जाता है 46, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्ण विकसित, क्या है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। मतलब जो अंडाशय होता है पूर्ण विकसित हो जाता है, कब विकसित होता है, कब विकसित कहलाता है? तो विकसित तब कहलाता है जब वो फल देता है, तब वो विकसित कहलाता है। मान लेते हैं अंडा है, अब अंडा में पहले फूल दिया, पहले तो अंडा रहता है, अंडा पहले बनता है, अंडा बनने के बाद उसमें जीवाणु जाता है, ठीक है। अब जाने के बाद वह अंडा धीरे धीरे विकसित होता है। तो पूर्ण रूप से विकसित कब होता है? जब वह फल देता है। फल जानते हैं ना, आम। तो आम सबसे पहले प्रजनन करता है, प्रजनन करने के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं मोजर देता है, मोजर देने के बाद थोड़ा थोड़ा फूल देता है और धीरे धीरे से ऊपर वाले जो भाग होते हैं वह झड़ जाते हैं और नीचे से अंडा वाला भाग वह धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे बड़ा होते होते वह फल बन जाता है। उसी तरह से सेम प्रोसेस जो होता है वह मादा जनन में होता है। कहाँ पे होता है? मादा जनन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है, अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो अंडाशय के भीतर होता है ना बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड। तभी तो बीजांड रहेगा अंदर में, तभी तो स्पर्म जाएगा और यहाँ से एक अंडा का निर्माण होगा और अंडा से एक फल का निर्माण होगा, ठीक है। अगला है कि भ्रूण कोश अवस्थित होता है। क्या है? यहाँ पे पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा भ्रूण। भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। भ्रूण कोश अवस्थित कहाँ पे होता है? क्या प्रागकोश में होता है, वृत्त में होता है, बीजांड में होता है या दलपुंजी में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बीजांड में होता है। कहाँ पे होता है? बीजांड में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रागकणों का प्रागकोश के निकटल पुष्प की वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है। तो ये पहुंचने की जो क्रिया होता है उस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अच्छा यहाँ पे जो हो जाएगा, इसमें जो आंसर चाहिए वो आंसर हमको मिल नहीं रहा है। एक मिनट। प्रागकण की प्रागकोश को निकलकर पुष्प में वर्गीकृत तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है परावर्तन, विखंडन, निषेचन या मुकुलन।
तो जहाँ तक हमें पता लग रहा है इसका जो आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसका जो आंसर जो होगा इसमें से एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। इसका आंसर परागकण होगा। लेकिन आपका जो इसका ऑप्शन में उसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा परागकण। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा शुक्राणु के संग्रहण स्थान है? इनमें कौन शुक्राणुओं को संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा अधिवीर्षक। क्या हो जाएगा? अधिवीर्षक, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बहुकोश के जीवों में होने वाला मुकुलन का उदाहरण है। बहुकोश के जो जीव होता है उसमें होने वाला मुकुलन का उदाहरण कौन सा दिया हुआ है? तो बहुकुलन में अगर मुकुलन का अगर उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। बीजाणुजन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि हो जाएगा, तो ये मुख्य विधि क्या हो जाएगा? तो ये मुख्य विधि हो जाएगा कवक में। क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, ठीक है, ये द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कैलस का निर्माण होता है। कैलस का जो निर्माण होता है ये कहाँ पे होता है? तो कैलस का जो निर्माण होता है ये होता है उत्तक संवर्धन में होता है। कितना पे होता है? उत्तक संवर्धन पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बाह्य दल एवं दल पूंजी को कहा जाता है। बाह्य दल एवं दल पूंजी को कहा जाता है। तो दल पूंजी को क्या कहा जाता है? तो सहायक अंक कहा जाता है। जो बाह्य पूंजी होता है, दल पूंजी होता है, दोनों को हम क्या कहते हैं? सहायक अंक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके जितने भी निचोड़ वाले क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से समाप्त करा दिया। अब आता है क्वेश्चन यानी कि चैप्टर 4 आता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से भी हम क्वेश्चन का बादशाहों का बादशाह, क्वेश्चनों का क्वेश्चन हम यहाँ से कराएंगे। तो चैप्टर आ गया 4, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6, यानी कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में दिया हुआ है अनुवंशिकता एवं जैव विकास। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए और कुमार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब सर को सपोर्ट कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चनों का भरमार होगा, क्वेश्चनों का एकदम प्रहार होगा। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जनकों को उनकी संतान में जीवी दर प्रवृत्ति के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? तो संचरण की अगर बात करेंगे तो वो कहलाता है अनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि अनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। 1 मिनट आगे भाग गया। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वीवीआई क्वेश्चन, इसको अंदर में रख लिया कि अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवंशिकता का जो पिता होता है ना, उसे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, वीवीआई प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यानी भी कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या बैंक हो, या आपका सीटेट हो, या कोई भी एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन ना वो पूछा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप जब ये सब की चीज़ अगर बढ़िया से अगर देखते हैं तो आपके आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन पूछते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने प्रयोग में विपरीत गुणों को 2 उत्तक पौधों का मेंडल ने क्या नाम दिया और उन्हें किस अक्षर से इंगित किया गया? तो उसे अगर 2 पौधे का भी उसको मेंडल ने नाम रखा था और उसे इंगित किया गया था, उसका नाम था पीढ़ी। क्या था? पीढ़ी, यानी कि पी से दर्शाया गया था और उसे पी से नाम रखा गया था, जनक पीढ़ी, यानी कि पी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने एक सकर संकरण क्या पाया गया जिस प्रयोग की विधि में जन रूपी अनुरूपी पाया गया था? तो अगर उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 1 पॉइंट, यानी कि इसको बोलेंगे 1:2:1। क्या बोलेंगे? 1:2:1 में इसे दर्शाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी जीव को निजी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है जीन प्रस्तुत या जीनोटाइप्स कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? मंडल जो ने क्या किया, मंडल नहीं है, यहाँ पे मेंडल है, वही हम कंफ्यूजन होगी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचों में उगाए जाने वाले पौधे का चयन किया था, तो वह था साधारण मटर का। क्या इसका क्या था? वह एक मटर का प्रयोग किया था, ठीक है, यानी कि साधारण मटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह मेरा कहलाता है अनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवंशिकी कहलाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान कहलाता है। तो मानव का उद्भव स्थान क्या कहलाता है? तो मानव का जो उद्भव स्थान होता है ये अफ्रीका कहलाता है। क्या कहलाता है?
अफ्रीका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है, तो निकट संबंधित क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। अफ्रीकी मानव, वहाँ के जो चिंपैंजी है वो मानव की तरह व्यवहार करता है, यानी कि चिंपैंजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी तथा तितली के पंख है। पक्षी तथा तितली के जो पंख है वो कैसे हैं? तो पक्षी तथा तितली का जो पंख होते हैं वो असमजत जात हो जाते हैं। क्या होता है? असमजात अंग होता है। क्या होता है? असमजात अंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि प्रत्येक क्या है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों के बना होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम अंग्र गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्र गुणसूत्र कहा जाता है, यानी कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह आगे, उनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना के समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अंग को कहते हैं, ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे अंग को हम समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान प्राणी में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं, ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचना को हम से अवशेषी संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, संरचना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जीन्स शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? जीन्स शब्द का जो प्रस्तावना था ये किसने किया था? किसने शुरू किया था? तो जीन्स शब्द का जो प्रस्तावना था ये किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पूर्ण खोज के लिए संबंधित है? मतलब कौन सा इसमें वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियमों को पूर्ण खोज से संबंधित रखता है? तो ये हो जाएगा शर्मक। ये वैज्ञानिक है। क्या है? शर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आया नहीं, हाँ, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो होता है ना, बना होता है, ये बना जाता है डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए के मिलकर बना होता है। किससे होता है? डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए से मिलकर बना होता है। कोशिका में क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कोशिका में अनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवंशिक पदार्थ है, क्या है? तो डीएनए जो है कोशिका के अनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि ध्रुवी संकर क्रॉस की फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात होता है। तो फिनोटॉपिक जो अनुपात है वो कितना होता है? तो ये होता है 9:3:3:3:1 होता है। 9:3:3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए ये भी मेरा एक और बायोलॉजी का हम क्लास कराए हुए हैं जो कि नर और मादा से, वहाँ पे भी डिटेल में बताए हुए हैं कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है। क्या है कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की अगर संख्या बात करेंगे तो XX होता है। स्त्री में क्या होता है? स्त्री में सिर्फ X होता है, लेकिन पुरुष में क्या होता है? पुरुष में होता है X और Y होता है। जब इसका X और इसका X मिलेगा तो क्या बनेगा? लड़की, और इसका X और इसका Y मिले तो क्या बनेगा? लड़का। दोनों सिचुएशन में पुरुष ही जिम्मेवार होता है, क्योंकि लड़की के पास तो एक ही प्रकार का 2 गुणसूत्र है, XX, और लड़का के पास है X और Y। तो पूरा जो लड़का या लड़की होने का जो प्रक्रिया निर्भर होता है ये सभी पुरुष पर होता है। इसीलिए महिला पर कोई दोष नहीं लगाएगा, नहीं तो हम सोच लो हम क्लास एक ठा से बंद कर देंगे। अब चलिए आगे, अभी हम बताएं कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? तो पुरुष में होता है XY, चला यहाँ पे हिंदी में आ गया, यहाँ पे होता है XY गुणसूत्र होता है। क्या होता है? XY गुणसूत्र होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, देखिए ये भी मेरा शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा। 1 मिनट जी, कहाँ गए, आगे भाग गए, आइए पीछे, 1 मिनट, हाँ ये रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मेरा शॉर्ट वीडियो जाके देखिएगा, हमारा शॉर्ट वीडियो जाके देखिएगा। हम शॉर्ट वीडियो में हम कराए हुए हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोस्पियस। क्या होता है? होमोस्पियस। आप जब देखिएगा तो इसका आंसर आसानी से दे दीजिएगा। अगला कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ है? मानव का जो उद्भव है ये कहाँ पे हुआ है? तो मानव का अगर उद्भव की अगर बात करेंगे तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? मतलब कीट का पंख ले लीजिए और चमगादड़ का पंख लीजिए और बताइए कि किस तरह के ये अंग है। पंख भी क्या है? एक तरह का अंग है। किस तरह का है? तो यह है समवर्ती अंग है। क्या है? समवर्ती अंग है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगी फेडरिक। क्या है? फेडरिक मिशन ने, क्या है? फेडरिक मिशन ने न्यूक्लिड नामक किसे दिया था? न्यूक्लिड मिशन ने, फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिड नाम
किसे दिया था, मतलब ये फेडिज जो थे ना न्यूक्लिक नाम दिए थे, लेकिन ये नाम किसे दिए थे, तो ये दिए थे नाविक अम्ल को। किसके दिए थे, नाविक अम्ल को दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है, मतलब ये किसने प्रमाण दिया कि जो जीन जो है ये गुणसूत्र का भाग है। तो ये दिया था 1902 में टी बेरीवंस एवं WH सटर ने दिया था। किसने दिया था, सटर ने। इसने कहा था कि जीन गुणसूत्र में भाग है। जीन क्या है, गुणसूत्र का भाग है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि DNA अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव को पुनर्जन्मों की खोज क्या कहलाता है। मतलब DNA के माध्यम से, DNA की अध्ययन करने के बाद, DNA की पढ़ाई करने के बाद जीवों की पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है। पूर्वज की खोज करेगा कि आपके पूर्वज क्या थे, कौन थे, तो DNA से पता चल जाता है। तो ये होता है आण्विक जाति वृत्ति होता है। क्या होता है, आणविक जाति वृत्ति का पता कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है। पीढ़ी दर, जिसके दादा थे उसके दादा, फिर उनके दादा, उनके दादा, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचरित करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, जिसे हम लोग DNA से पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रभाव, व्यवस्थित वन्य जीवन के परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नता कहलाती है। तो विभिन्न तरह का जो विभिन्नताएं होती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है कायांतरिक विभिन्नताएं। क्या कहलाती है, कायांतरिक विभिन्नताएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे यानी कि पी किस चिन्ह के द्वारा इंगित करता है। तो ये जो पी जो है ये इंगित करता है, लेकिन ये किस तरह का इंगित करता है, तो ये टीटी से करता है। किससे करता है, और ये बड़ा वाला टीटी से इंगित करता है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि कायांतरिक विभिन्नताएं होती है। ये कायांतरिक जो है ये विभिन्नताएं होती है। तो कायांतरिक विभिन्नताएं किसमें होती है, तो ये उपार्जक में होती है। किसमें होती है, उपार्जक में होती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्या है, हमारा पर्यावरण। और यहाँ से एक चैप्टर और बचता है 6। तो चलिए यहाँ से भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर 5 से, हमारा पर्यावरण से, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कि BSIB का संबंध है। BSIB का संबंध किससे है, तो BSIB का संबंध जो है ये वायु प्रदूषण से। किससे है, वायु प्रदूषण से, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि ओजोन परत पाया जाता है। ये ओजोन जो परत होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि ओजोन परत पाया जाता है, लेकिन ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहाँ पे पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत होता है। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत माना जाता है। तो मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मेरा होता है सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कहलाता है एक दिशीय कहलाता है। क्या कहलाता है, एक दिशीय कहलाता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी परिस्थिति तंत्र होता है उसमें तृतीय जो उपभोक्ता होता है वो क्या कहलाता है, तो हमारा कहलाता है सर्प कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्प कहलाता है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है। तो पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फलों के छिलके हो जाएंगे, गोबर हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे। ये सभी जो होता है ये हमारा जीवों का निम्नीकरणीय पदार्थ का एक समूह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ओजोन परत का अवलक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। ओजोन परत का जो अवलक्षण होता है उसका मुख्य रूप से जिम्मेवार है, तो इसका जिम्मेवार कौन हो जाएगा, तो इसका जो मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है CFC होता है। क्या होता है, CFC होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि करा कि किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटकर्ता या सूक्ष्मजीवी। क्या कहलाते हैं, तो हमारा जो आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र के अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो मौजूद मेरा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा अधिकतर की मात्रा में जो होता है ना वो मेरा उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्पादक मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो देखिए सर्प उत्पादक नहीं है, मेढक भी उत्पादक नहीं है और ग्रास हॉपर उत्पादक नहीं है। घास जो है मेरा उत्पादक है। घास का प्रयोग हर चीज के काम के लिए, खाने के लिए करता है, तो ये उत्पादक है, ये उत्पादन है, ये उत्पादक है और ये उत्पादक करता है, ये इसको उत्पादक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक खास श्रृंखला में तीसरे, क्या एक खास श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो हमेशा की अगर बात करेंगे तो हमेशा मांसाहारी रहता है तीसरे स्तर पर। तीसरे स्तर पर मांसाहारी कैसे रहेगा, पहला स्तर पर तो भाई शाक बच्ची होगा, पेड़ पौधे यानी कि फल फूल खाएगा, फिर उसको इंसान खाएगा, यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं कि जानवर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो घास फूस खाएगा, तो पहला दूसरा व्यक्ति खाने वाला जीव जंतु होगा। अब जिसको खाने वाला होता है वो मांसाहारी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो ये मांसाहारी होता है। अगला है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो शाकाहारी से क्या निर्माण होता है, तो द्वितीय पोषण। क्या होगा, द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण होता है। क्या होता है, द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन परिस्थिति तंत्र के हिरण होते हैं। वन परिस्थिति तंत्र के हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं, तो हिरण जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि किसी परिस्थिति तंत्र को जैव घटक होते हैं। किसी परिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो जैव घटक क्या होते हैं, तो ये जैव जो घटक होते हैं ये पौधे क्या हो जाएंगे, पौधे, एक मिनट, हाँ, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। वैसे जीव जो पौधे का भी और जंतु का भी दोनों का भक्षण करते हैं, यानी कि दोनों का खान पान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्वभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वभक्षी, जो जिसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वाहारी, जो मीट भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक जो होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो जीवाणु एवं कवक जो होते हैं अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा जयमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में, सौर ऊर्जा जीवमंडल में किसके द्वारा ये प्रवेश करती है। तो प्रवेश की अगर हम बात करेंगे तो ये हरे पौधे के द्वारा, किसके द्वारा, हरे के पौधे के द्वारा यह प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत है महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, अवशोषित करती है। क्या चीज को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है। किसको करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसीलिए क्या है, वह ओजोन परत सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हानिकारक जो किरणें होती है उसको अवशोषित कर लेती है। अगला है कि प्रत्येक परितंत्र होता है। प्रत्येक परितंत्र जो होता है ये क्या होता है, तो प्रत्येक परितंत्र जो होता है ये गत्यात्मक तंत्र होता है। क्या होता है, गत्यात्मक तंत्र होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकी काबना होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकी काबना होता है। तो अगर काबना की अगर हम बात कहेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पारितंत्र के जैविक घटकों को श्रेणियां निम्न में से कौन सी है। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन सी है। अगर कौन सी की अगर बात करेंगे तो देखिए इनमें उत्पादक तो होता ही नहीं है, उपभोक्ता भी नहीं होता और अपघटक इस सब में से कोई भी नहीं होता, यानी कि इनमें से, अच्छा एक मिनट ये दूसरा का आंसर है क्या जी, नहीं। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां में निम्न में से कौन सा होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो उत्पादक भी होता है, यानी कि आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि परमाणु मुख्य रूप से कितने घटक में काबना होता है। अच्छा ये बैक आ गया जी, एक मिनट, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इनमें कौन है जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं तो देखा जाए तो देखिए जलमंडल भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, स्थल मंडल भी आता है और वायुमंडल, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। अगर ये सभी नहीं रहेगा तो फिर धरती पे तो भाई होगा कुछ भी चीज़ नहीं होगा, सब विनाश हो जाएगा। तो ये अंतर्गत है, यानी कि इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है। अधिकतम ऊर्जा जो है ये किस स्तर पर रहती है। तो अधिकतम अगर ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो अधिकतम जो ऊर्जा होती है ये उत्पादक पर होती है। किस पे होती है? उत्पादक पर होती है। ठीक है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ओजोन परत में अवक्षय से कौन सी बीमारी होती है। ओजोन परत के जो अवक्षय होता है उसमें कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। क्या त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, परिवर्तन होता है, या इनमें से सभी होता है। तो देखिए, अगर ओजोन परत की अगर अवक्षय होगा तो इसमें बीमारी उत्पन्न होगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा जिसको आंख से दिखाई नहीं देगा, अपरिवर्तन हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इसमें से सभी बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। यानी कि D4 डेली रूटीन सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, सरकारी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की स्तर में आई कमी को कहा जाता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की जो परत होती है इसमें जो कमी आया है उस कमी को क्या कहा जाता है। तो उस कमी को कहा जाता है ओजोन छिद्र। क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है। इनमें कौन है जो एक जलीय आहार श्रृंखला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शैवाल, जलीय कीट, ये सभी क्या हो जाएगा? जलीय श्रृंखला है। लेकिन बकरी भाई जलीय है तो ये तो होगा ही नहीं। मछली हो सकता था तो, लेकिन यहाँ पे शेर तो होगा नहीं। घास हो सकता है, कीटनाशक मछली। मनुष्य जलीय हो सकता है? नहीं हो सकता है। घास हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, मछली हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसमें पूछा है कि जलीय संग्रह श्रृंखला है, तो देखिए शैवाल भी होता है, जलीय कीट भी होता है, ये सभी हमारे जल के अंदर पाया जाता है, इसलिए बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इनमें कौन है जिसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? बताइए इसको आप किसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो भाई उपभोक्ता के श्रेणी में तो हम जंगली जानवर को रखेंगे। क्या रखेंगे? जंगली जानवर को, क्योंकि इससे हमें बहुत चीज उपभोग के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे की अगर हम बात करेंगे तो हरे पौधे हमारा उत्पादक एवं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। क्या है? घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक हैं। तो उत्पादक मेरा क्या हो जाएगा? तो उत्पादक की अगर हम बात करेंगे तो उत्पादक मेरा घास ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणु है। ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणु है, मतलब परमाणु की संख्या पूछ दिया है। तो परमाणु की जो संख्या होगी वो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के लिए मूल स्रोत है, तो मूल स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीवों को कहा जाता है प्यारे बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों को बनता है। जीवों से बनता है, मतलब ये क्या बनता है? तो जीवों से अगर बनता है और उसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या बनेगा? आहार श्रृंखला बनेगा। क्या बनेगा? आहार श्रृंखला बनता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देखा जाए तो सवाल तो होगा नहीं, ये उपभोक्ता जीवाणु हो जाता है और ये कवक हो जाता है, यानी कि डी का आंसर देखें तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कि जलीय परितंत्र क्या है? कि जलीय परितंत्रिक तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्थान पर रहती है? जलीय परिस्थितिकी तंत्र में जो छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है वह छोटी मछलियाँ कौन सी स्थान पे रहती है? तो हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर पे। क्या होता है? समुद्र में बड़े बड़े मछलियाँ जो होते हैं छोटे छोटे मछलियाँ को खा जाता है, फिर उसके वो खा जाता है, तो इस तरह से वह तृतीय पोषी स्तर पे पाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब चलिए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है और इस बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक। क्या? प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन।
और ये लास्ट टॉपिक है। इस सभी टॉपिक से मिलाकर जो क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन लाजवाब होते हैं। ठीक, तो वीडियो को पूरा बने रहिएगा और बस आपका यहाँ से कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। और देखिए ये जो क्वेश्चन जो आपका आया है, ये क्वेश्चन आपको एसएसटी में भी पढ़ना पड़ता है। क्या है एसएसटी में? जब आप भूगोल पढ़िएगा ना, भूगोल, तो भूगोल में आपका ये क्वेश्चन आएगा चिपको आंदोलन, और इसमें भी आ गया, तो बेनिफिट आपको दोनों जगह हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो होता है ये किससे संबंधित है? तो मृदा या मिट्टी से संबंधित है जी? बिल्कुल नहीं, कहाँ भाग गया जी। हाँ, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये वन संरक्षण से। क्या है? वन संरक्षण यानी कि वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। तो अगर हम सभी को अभी कभी ऐसा मौका मिले कोई चीज़ के लिए लड़ने के लिए, तो भाई आ जाओ, लड़ते हैं, खड़ा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1970 में, और कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये थे उत्तराखंड से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड से ये शुरू हुआ था। वहाँ वनों की कटाई जो हो रहा था वहाँ से शुरू हुआ था 1970 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? इनमें कौन है जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो अनिम्नीकरणीय पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा? DDT हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में भूमिगत जल का उदाहरण है। इनमें कौन है जो भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का अगर उदाहरण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कुआं। क्या है? कुआं को भूमिगत जल, यानी कि कुआं को भूमि के अंदर खोदा जाता है, और खोदने के बाद कुआं खोदने के बाद उसमें से पानी को निकाला जाता है। तो भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा मेरा कुआं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? एक टिहरी बांध बनाया गया था। ठीक है, तो टिहरी बांध जो बनाया गया था कौन से राज्य में बनाया गया था? तो ये था उत्तराखंड। कहाँ पे बनाया गया था? उत्तराखंड। सबसे पहले उत्तराखंड है ना उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था, उत्तर प्रदेश। लेकिन जब देश राज्य का बंटवारा हो गया, सभी जगह पे सभी अलग अलग भाषी लोग थे, अलग अलग देश के आए हुए लोग थे, सबका भाषा अलग था, तो सभी अपने अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। उन लोग बंटवारा कर लिए कि भाई इस क्षेत्र में हम ये भाषा बोलते हैं, हमें उधर प्रॉब्लम होता है, तो उसे बंटवारा कर दिया गया और उस क्षेत्र को राज्य बना दिया गया। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि बंटवारा के बाद वो अब अलग हो चुका है। ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखिएगा टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, जहां पे देवभूमि कहा जाता है, जहां पे हमारे भगवान की भूमि कहा जाता है। देवभूमि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धाम का वर्णन आपका उत्तराखंड में मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि यूरो 12 का संबंध किस प्रदूषण से है? यूरो 12 का जो संबंध है इस किस प्रदूषण से संबंधित है? तो प्रदूषण की बात करेंगे तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे प्रदूषण संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बायोमास, जो होगा हमारा उत्तम ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो जल संग्रह व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो ये केरल की है। किसकी है? केरल की है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा जैव मात्रा बायोमास। क्या हो जाएगा? जैव मात्रा बायोमास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो होता है ना, ये बायोगैस हो जाएगा। ये बायोगैस जीवाश्म ईंधन है, लेकिन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। जीव जंतु के मरने के बाद, पेड़ पौधे को मरने के बाद, यानी पेड़ पौधे सड़े गले मिट्टी में दब जाते हैं तो पेट्रोलियम बनता है, प्राकृतिक गैस बन जाता है और कोयला बन जाता है। तो ये सभी हमारा जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बायोगैस है जो हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि पुनर्चक्रण द्वारा किस वस्तु को पुनः उपयोग किया जा सकता है? मतलब पुनर्चक्रण के द्वारा फिर से उसको उत्पाद करके कौन सी चीज को हम फिर से उत्पाद में ला सकते हैं? तो कोयला को भाई जलाने के बाद फिर से कोयला तो बनेगा नहीं। क्या
कोयला को जला देंगे तो कोयला तो बनेगा नहीं, पेट्रोलियम को जला देंगे तो पेट्रोलियम बनेगा नहीं, वन यानी कि लकड़ी को जला देंगे तो लकड़ी फिर से लकड़ी बनेगा नहीं। लेकिन कागज को है, कागज को खत्म कर देंगे फिर कागज उसका पुनः उत्पत्ति हो जाता है, पुनः चक्रण विधि से उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि वायु प्रदूषण के मानक कौन है? वायु प्रदूषण के मानक कौन है? तो वायु प्रदूषण के अगर मानक की हम बात करेंगे तो वायु प्रदूषण के जो मानक हो जाएंगे, इसमें यूरो 1 भी हो जाएगा, यूरो 2 हो जाएगा, यूरो 3, ये सभी जो है हमारा वायु प्रदूषण के मानक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुए थे? इसको पहले आपके पूछे थे कि चिपको आंदोलन कौन सा राज्य से हुआ था। तो चिपको आंदोलन कौन सा राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड हम बताए थे। क्या बताए थे? उत्तराखंड। अब इसमें पूछ दिया कि कौन सी गांव, उत्तराखंड में था, लेकिन उत्तराखंड की कौन सी गांव में हुआ था? तो उत्तराखंड की गांव की अगर नाम अगर देखा जाए तो गांव की जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़वाल। क्या हो जाएगा? गढ़वाल रेनी नाम गांव। गढ़वाल का एक रेनी नाम गांव है जहां पे इसकी शुरुआत हुआ था, याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, पहली बार मैराथन करा रहे हैं इतना लंबा क्लास, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है लाइट का, जिसमें अभी पंखा नहीं चल रहा है। भाई मैराथन कराने के लिए हमें सबसे पहले तो 24 घंटा हमें पीपीटी बनाने में लगा और 2 घंटा क्लास लेने में। तो प्लीज़ हम आपके लिए 4 घंटा 5 घंटा एक क्लास को बनाने के लिए हम करते हैं मेहनत, तो आप भाई 2 घंटा क्यों नहीं देख सकते क्लास? ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक मेहनत है मेरा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित विषैली गैस कौन है? इसमें कौन है जो एक विषैली गैस है? तो विषैली गैस की बात करेंगे, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड एक विषैला गैस है, तो ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड भी विषैला गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है? एक विषैला गैस है। क्या है? सभी विषैला गैस है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का व्यापक जो है उपयोग होता है, कहाँ पे होता है भाई उपयोग? तो देखिए CFC का जो प्रयोग होता है एयर कंडीशन नगरों में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, इंजन में होता है, यानी कि सभी में CFC का प्रयोग किया जाता है। हमें तो भाई एयर कंडीशन से और रेफ्रिजरेटर का सामान भी ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बीमार करता है। इसका जो गैस जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर जाता है तो एक तरह का हार्मोन को डिसबैलेंस करता है, इसलिए हमें रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखा हुआ सामान हमें जल्दी नहीं खाना चाहिए, फ्रिज में ज़्यादा भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक तरह का गैस है और हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हानिकारक होता है, इसलिए हमें इस सबसे दूर रहना चाहिए। भाई हम तो फ्रिज का सामान भी जल्दी नहीं खाते हैं। ठीक, अगला है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो होता है सूर्य होता है, जल अग्नि ये सभा, ये तो होगा नहीं, लेकिन सूर्य जो होता है पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी ऊर्जा का स्रोत अगर सूर्य भगवान हो गए ही नहीं, अंधेरा ही रह जाए, तो भाई क्या कुछ होगा? किसी का ना कपड़ा सूखेगा ना कुछ काम ही नहीं होगा, आदमी जाएगा आएगा, एक कपड़ा सूखेगा 4 दिन पे 5 दिन पे, तो ये ऊर्जा मिलता है, एक तरह का शरीर में एनर्जी भी मिलता है, ताकत भी मिलता है। हर जीव जंतु पेड़ पौधे को सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा मिलता है, ये सूर्य ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है? धरती पे जो पानी, अब देखिए ये भी VVI क्वेश्चन पूछ लेता है, हम लोग तो धरती पे रहते हैं लेकिन पानी कितना है ये तो हमको पता भी नहीं है, तो आज पता चल जाएगा कि धरती पर कितना प्रतिशत भाग पर पानी है। धरती 100% मान लीजिए कि पृथ्वी है और 100% पर पानी कितना प्रतिशत है? तो 75% पानी है। वाह, मान लेते हैं कि धरती का ये भाग, मान लेते हैं ये भाग है, अब ये भाग पे ना 75%, अगर इसको हम भाग में बांट दें तो देख लीजिए, अगर ऐसे समझ लीजिए ये भाग, ये सब पानी है और यहाँ पे घर है, तो इसी तरह से सभी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 75% पानी, अगर पानी आ गया तो ये 25% बचेगा जी, सब खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मृदा की संरचना का मुख्य कारण है। मृदा की संरचना का जो मुख्य कारण है ये क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ह्यूमस। क्या हो जाएगा? ह्यूमस, यानी कि खाद। खाद जितना जो डाला जाता है ना खेत में, उससे मृदा संरचना होता है ना वो धीरे धीरे उर्वरक कम हो जाता है, कीटाणु जो होता है ना खेत में वो सब मार देता है। तो हमारे खेत में जब तक कीटाणु नहीं रहेगा, जिसमें केचुआ भी नहीं रहेगा, तो हमारा खेत का ऊर्जा ही कम हो जाता है, तो ह्यूमस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? मतलब वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग क्या है? नाइट्रोजन है, तो 78% है। ये भी VVI क्वेश्चन है भाई, VVI क्वेश्चन है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन है, यानी कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? इनमें कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए जल प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, लेकिन जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और हमसे पूछा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नहीं का जवाब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? वर्षा
जल का जो संचयन है उसको सुरक्षित करना हमारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जल प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। और देखिए हमें वर्षा जल का संचय करना भी चाहिए क्योंकि बहुत फायदा होता है। जैसे कि अभी चल रहा है अगस्त महीना, ठीक है। अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है थोड़ा सा बारिश होता है। अभी जुलाई भी गया है और सितंबर कुछ जाएगा, ये बारिश इसमें खूब होगा। तो हमें क्या करना है? छत का पानी, क्या होता है? छत का पानी, गांव में जितने भी सबका छत का पानी नीचे गिरते हैं सभी पानी को ना एक कुआं बनाना चाहिए, सॉरी तालाब, तालाब बनाया हुआ है, सबके पास तालाब होता है, ऐसा मोर्चा लगाना चाहिए कि सबका पानी बहते हुए इस तालाब में जाए। इधर का पानी इसमें आए, इधर का पानी इसमें आए, इधर का पानी इसमें, सभी तालाब में पानी जाएगा। और जब तालाब जाएगा तालाब भर जाएगा, पानी एकत्रित हो जाएगा। और उसके बाद पानी तो भाई जल्दी सूखेगा नहीं। अब उसके बाद क्या करो? आप खेती में उसका उपयोग करो। तो ये फायदा होता है। अगला है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन है, ये संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तो लाइन कट गया, आप बताइए आपके यहाँ लाइन कटा हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्षय रोग प्राकृतिक संसाधन है। क्या कहता है? क्षय रोग प्राकृतिक संसाधन है। क्या सही बात बोला है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्षय रोग के प्राकृतिक संसाधन है। जी बिल्कुल है। कोयला भी प्रकृति से मिलता है, पेट्रोलियम भी प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक गैस भी प्रकृति से मिलता है। यानी कि डी फॉर डॉग राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन, जल, कोयला। तो देखिए वन भी प्राकृतिक संसाधन, जल भी प्राकृतिक संसाधन, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इसका डी जो हो जाएगा सभी आंसर सही है। क्या है? डी का आंसर, यानी कि सभी आंसर प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि डी फॉर डेली रूटिंग बाई राज सर सही है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा योजना जो कार्य है ये कौन सी साल में शुरू हुआ था? तो देखिए गंगा योजना जो कार्य शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1985 में। कब शुरू हुआ था? 1985 में गंगा योजना कार्य जो था 1985 में शुरू हो गया था। समझ में आ गया? चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ था? सरदार सरोवर जो बांध है ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो सरदार सरोवर बांध जो था ये नर्मदा नदी से शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नर्मदा नदी पर ये निर्मित किया गया था। निर्मित मतलब बनाया गया था। कहाँ गया? बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि साल वृक्षों में वन का लगभग 1272 हेक्टेयर वन ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से विनिकित होने से बचाया गया। कहाँ पे भाई बचाया गया? क्या मिदनापुर में, या गढ़वाल में, या टेहरी गांव में, या इटारसी गांव में? बताइए इसका आंसर का जवाब कौन देगा? जो इसका आंसर का जवाब देगा उसको हमारे तरफ से 10 रुपया। चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर सही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? निम्नलिखित संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्राकृतिक संसाधन तो मृदा यानी कि मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, वन यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हीं परिपोषी रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो उपयोग करने की अगर आवश्यकता की हम बात करेंगे तो कोयला का उपयोग कीजिए, पेट्रोल का उपयोग कीजिए, वन का उपयोग कीजिए, यानी कि सभी रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता, यानी कि मेरा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी हाथ मार दीजिए, सब सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 70%, लेकिन कहीं कहीं पे 75 देगा तो ये सही हो जाएगा। 75% पर जल पाया जाता है। ठीक है। अगला है कि निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया तो सबसे ऊंचा बांध जो होता है टेहरी बांध है। क्या है? टेहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। अगला है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? भाई भी आई ले लो, कितने किलोमीटर है भाई बताओ? इसका जवाब कौन देगा प्यारे बच्चों? मोहन सोहन, अरे मोहन सोहन ललित भाई इसका जवाब दो, कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। क्या है? 2500 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। लाले मोहन यहाँ से, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वह कहलाते हैं। तो स्थल क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ये कहलाता है जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अमृता देवी विश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? देख लीजिए कितना झकास क्वेश्चन आया है। अमृता देवी विश्नोई मतलब ये वृक्ष को काटा जा रहा था, तो ये ना अमृता देवी विश्नोई जो है विश्व को संरक्षण के लिए गई, बचाव के लिए गई। बताइए कौन सा वृक्ष को काटा जा रहा था? इसका जवाब दीजिए। तो ये था खेजड़ी वृक्ष। क्या हो जाएगा?
खेजड़ी वृक्ष को काटा जा रहा था जिसमें से वह जाती है और पेड़ को चपक जाती है। कहा कि नहीं भाई, पेड़ को हम नहीं काटने देंगे। तो कोई ऐसा हमारे समाज में होता है जो कि एकदम गलत है, उसका विरोध करना चाहिए, या लड़का हो या लड़की हो, सबको विरोध करना चाहिए, लड़ना चाहिए। क्या जब तक लड़ेंगे नहीं तो इतिहास कैसे रचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम बना जाता है उसमें कंक्रीट होता है, छोटे छोटे कंकड़ में से बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। बताइए उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं चेक डैम। क्या कहते हैं, चेक डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेक डैम, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो कि किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब कोयला, पेट्रोलियम ये सब ईंधन है, लेकिन ईंधन तो है, लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, कहाँ से आया है। तो देख लीजिए, केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, क्या है, केवल प्राणियों के शरीर द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृतक शरीर द्वारा, सागरीय प्राणी के मृतक शरीर द्वारा, उपरोक्त द्वारा सभी, यानी कि सभी है। मतलब ये मनुष्य के शरीर के द्वारा भी होगा, और ये वनस्पति का मृतक शरीर द्वारा होगा, सागरीय प्राणियों के मृतक शरीर के द्वारा। ये सभी जब मरता है तो ये पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, और पृथ्वी के नीचे जब दबते हैं तो इससे क्या होता है, एक रसायन निकलता है, तत्व निकलता है, द्रव, लिक्विड, और ये धीरे धीरे रसाते हुए नीचे जाता है, जिससे पेट्रोलियम बनता है। और जो भाग जो होता है उसी में सड़ जाता है गर्मी से, तो एक गैस बन जाता है, और यह पदार्थ बन जाता है, कोयला बन जाता है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कोलीफॉर्म है। ये कोलीफॉर्म क्या है। तो कोलीफॉर्म जो ना एक जीवाणु है। क्या है, कोलीफॉर्म एक जीवाणु का नाम है कोलीफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्वच्छ का पीएच है। स्वच्छ का पीएच मान बोल लीजिए, पीएच है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छ का पीएच मान 7 हो जाएगा। यहाँ पे पी नहीं होगा, सीधे 7 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन कौन सा है। प्रकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन कौन सा हो जाएगा। तो अजैव संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। मतलब जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम अधिक वर्षा होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। उस क्षेत्र को कहा जाता है प्यारे बच्चों नम क्षेत्र, यानी कि नमी वाला क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नम क्षेत्र, यानी कि नमी वाला क्षेत्र कहा जाता है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है कुल्लह। क्या हो जाएगा, कुल्लह के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने या जी, यहाँ से आपका लास्टिंग क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन के सिलसिला समाप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़। तो वाचिंग फॉर, यहाँ पे भाई सिंबल दिखा रहा है मेरे दोस्तों, वाचिंग फॉर, थैंक फॉर वाचिंग, यानी कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई उसको भी थैंक यू बोल दो यार, बोलना है तो, नहीं तो चलो काम तो हम करते रहेंगे। और भाई कुमार एकेडमी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे भोकाल शुरू होगा तो भाई लगातार होगा। बस हम वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ का, क्योंकि जब लोगों का शुरुआत होगा तो भी मेरा तांडव चलेगा। क्या चलेगा, तांडव। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बाय बाय, लव यू।